हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका एंजॉय विथ माय सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन घंटी भी दबा देना है। 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। बात समझ में आई आपको क्या चीज़ करना है? ठीक। तो आज हम क्षेत्र मिति मेंसुरेशन का ये पार्ट 21 है। 20 तक वीडियो हमने डाल चुके हैं, जहाँ से आप चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं। काफ़ी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। एसएससी लेवल तक, एसएससी सीजीएल लेवल तक हमने काफ़ी चैप्टर पढ़ा चुके हैं। वहाँ से आप चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं और आपको यहाँ पर एकदम इंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास किया जाता है। बात समझ में ना। तो ये क्षेत्र मिति मेंसुरेशन जो अभी तक हमने क्वेश्चन आपको बताए, ये जो अभी तक क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया, जो क्वेश्चन आपको सिखाया गया, ये क्वेश्चन दो विमीय आकृतियों से था। दो विमीय आकृतियों से क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आज कल से हम बात करेंगे थ्री विमीय आकृतियाँ। थ्री विमीय आकृतियाँ का मतलब ये हुआ जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन विमीय होती हैं। जैसे लंबाई होता है, उसके बाद चौड़ाई होता है, उसके बाद ऊंचाई होता है। बात समझ में? तो उस कल से उसमें हम बात करेंगे। बात समझ में ना। जिसे हम आयतन कहते हैं। आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, घनाभ का आयतन, घन का आयतन। इसी तरह से कल से क्वेश्चन हम आयतन पर बात करेंगे। अभी तक का जो अभी हमने वीडियो डाला है इसमें आपको सिर्फ दो विमीय आकृतियों से क्षेत्रफल, परिमाप, अर्ध परिमाप, विकर्ण और त्रिज्या, परिध, व्यास, जीवा, ये सब चीज़ आपको बताया गया। अब हम कल से बात करेंगे थ्री विमीय आकृतियाँ। और थ्री विमीय आकृतियाँ का मतलब जिससे हम आयतन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि थ्री विमीय का आयतन निकाल सकते हैं, दो विमीय आकृतियों का हम आयतन नहीं निकाल सकते। बात समझिए ना। क्योंकि आयतन के लिए लंबाई होना चाहिए, चौड़ाई भी होना चाहिए और ऊंचाई भी होना चाहिए। बात समझिए ना। तो दो विमीय आकृतियों तक आज ख़त्म हो जाएगा। आज कंप्लीट कर देंगे दो विमीय आकृतियाँ तक। कल से हम थ्री विमीय आकृतियाँ शुरू करेंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक। और काफ़ी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, वो डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक। और इंजॉय के साथ यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, इंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास करते हैं। बात समझने क्यों? क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है इंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन। बात समझिए ना। इंजॉय के साथ मैथ का हल हम देते हैं आपको और एक एक चीज़ बताते हैं। इंजॉय कब आता है? देखिए, इंजॉय कई तरीक़ा से होता है। एक इंजॉय आता है खेलने में, एक इंजॉय आता है पढ़ने में। तो जो इंजॉय के साथ हम आपको पढ़ाते हैं वो पढ़ने वाला है, ना कि खेलने वाला। बात समझ में आई ना बात। हम आपको पढ़ाने में इंजॉय के साथ पढ़ाते हैं। बात समझ में। क्योंकि इंजॉय कई तरीके से होते हैं। एक खेलने में इंजॉय होता है, एक गाना सुनने में इंजॉय होता है, एक सॉन्ग सुनने में इंजॉय होता है, एक डांस करने में इंजॉय होता है, एक पढ़ने में भी इंजॉय आता है। तो जो पढ़ने में इंजॉय आता है वो हम आपको सिखाते हैं। बात समझ में ना। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने लिखा, जो कि ये सब क्वेश्चन एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। एसएससी जो एसएससी कंटेंट कराता है, एसएससी है, बीएसएफ है, एसएससी जीडी है, इसी लैंग्वेज में पूछा गए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन बनकर पूछे गए थे। बात समझे ना। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसा है। और जो कि ये क्वेश्चन जो है ये आपके सामने, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। बात समझ। सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बस थोड़ा सा वहाँ पर लैंग्वेज चेंज किया गया था। ये जो वलय कह दिया गया है, वलय वहाँ पर नहीं कहा गया था। वलय के स्थान पर वहाँ पर ये कह दिया गया था कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, वहाँ पर छायांकित भाग का नाम दिया गया था। बस इसी इतना लैंग्वेज चेंज किया गया था बस। और सेम दोनों क्वेश्चन वैसे लगते हैं, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने। दो साकेंद्रीय वृत्तों के बीच, दो साकेंद्रीय वृत्त, इसका मतलब दो वृत्त हैं जो साकेंद्रीय, इसका मतलब दोनों वृत्तों का एक ही केंद्र है। क्या कह रहा है? दो साकेंद्रीय वृत्तों के बीच, इसका मतलब क्या? दो वृत्त है और दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही रहेगा, इतना ये मान है। के बीच वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल जिसकी परिध
132 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। बात समझ में ना। हमारा दो वृत्त है और जिसका एक ही केंद्र है, तो हम बनाते हैं एक ही केंद्र से दो वृत्त। ये आपका एक केंद्र है और एक वृत्त ये हो जाएगा, और इसी के केंद्र से दूसरा वृत्त और बनाना है ना, ध्यान पूर्वक देखना। ये एक केंद्र था, अब इसी के केंद्र से दूसरा वृत्त और बनाना है, ये मान लेते हैं, अब बना लेते हैं। ये इसी के केंद्र से एक दूसरा वृत्त और बनाना है। बात समझ में आई ना। एक केंद्र से एक वृत्त ये बनाया गया, उसी केंद्र से एक वृत्त ये बनाया। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का वलय का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हो, किसका क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल निकालना। तो वलय कैसा होता है आपको पता होना चाहिए कि वलय कैसा होता है। जैसे वलय आपका ऐसा होता है, इस तरह का वलय होता है आपका, ये है वलय। ये जो आपका छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या होता है, वलय। वलय कई तरीका से बन सकते हैं, ये भी आपका वलय है, ये भी एक आपका वलय ही है। जैसे हम चुल्ला कहते हैं, कंगन कहते हैं, अंगूठी कहते हैं, ये सब आपके वलय हैं। और वलय बन सकते हैं, ऐसे वलय हम बना सकते हैं, ऐसे भी वलय बना सकते हैं। बात समझ में ना। ये आपका वलय, तो वलय का मतलब समझ गए ना, जो छायांकित भाग किया गया इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम क्वेश्चन पर देखते हैं अपने कि हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखना है। ये क्या कह रहा है, तो क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब किसका क्षेत्रफल निकालना है, जो ये क्षेत्रफल है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना। जो ये हम छायांकित भाग जो कर रहे हैं, जो इसको रंग रहे हैं, इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है कि क्या करेंगे कि कैसे आपका आंसर आएगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आना चाहिए ना। क्वेश्चन देखते ही आंसर इसका निकाल सकते हैं। इसको कैसे लगाना, ध्यान से देखते हैं कैसे। जब बड़े वृत्त से छोटा वृत्त घटा देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा ना। तो वही करना है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर का मान हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसका मतलब त्रिज्या मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये है आपका ये छोटा वाला आर है और ये वाला है आपका बड़ा वाला आर। बात समझ में है ना। बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़े आर और छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा आर। अब आगे देखते क्या दिया गया है। ठीक, दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच वलय का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 132 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। तो परिधि की बात हो रही है पहले, तो हम परिधि पर बात करते हैं। पहले परिधि पर बात कर रहे हैं, तो परिधि क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखना। परिधि, तो परिधि आपका क्या है, 132 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, परिधि 132 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। 100 इधर नहीं लिखते, परिधि पहले देखते हैं इधर। बड़े वृत्त की परिधि क्या होता है, परिधि पहले क्या होता है, 2 पाई आर। तो बड़े वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, बड़ा आर हो जाएगा ना, 2 पाई आर, ये बड़ा आर हो जाएगा बराबर। तो ये बड़े वृत्त की परिधि हो जाएगी। बात समझ में ना, क्योंकि परिधि देखी थे, परिधि ये अब परिधि ये भी है, तो छोटा वाला परिधि छोटे वाले वृत्त को हो जाएगा और बड़ा वाला परिधि बड़े वाले वृत्त का परिधि हो जाएगा। ठीक, देखते हैं यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं। हाँ, क्या इसमें कुछ कटेगा, काट लेते हैं, कट जाएगा। 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12। अब आगे बढ़ाते हैं इसको। पाई का मान 22/7, आर बराबर 66। तो ये क्या कुछ कट जाएगा, हाँ, किससे काट सकते हैं इसको हम, ध्यानपूर्वक देखना। 22 एक कम 22, 22 दूना 44 होता है, 22 तिहाई 66 होता है, 3 बार जाएगा ना, 22 तिहाई 66, ये कट जाएगा। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, ध्यानपूर्वक देखना, r/7 बराबर 3/1। तो क्या आएगा, r का मान 7×21 आएगा। कितना, 21। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर आपका होगा। बात समझ में आई ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। अब हम छोटे वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होता है,
2 पाई आर, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, छोटा आर तो छोटा रखते हैं, बराबर क्या दिया गया 44 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करते हैं, ये भी कट जाएगा ना, तो इसको भी काट लेते हैं। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, काम खत्म। तो ये क्या आएगा यहाँ से, पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर 22। तो क्या ये 22 से 22 काट सकते हैं ना हम, ध्यान से देखना, ये 22 से ये 22 का काम खत्म। और कैसे देख लेते इधर, ये 22/7 लिखा, देखते हैं 22/7 बराबर ये 22, तो इसके नीचे एक मान सकते हैं ना। तो बराबर बीच में लगा, दो भिन्नों के बीच जब बराबर लगा होता है तो नियम क्या होता है, नियम क्या होता है, सामने सामने काटा जाता है और जो बचता है उसको कैंची गुणा किया जाता है। तो 22 से कम 22, 22 से कम 22 काट दिया गया। अब कुछ कटेगा नहीं, जो बचा उसको गुणा कर लेते हैं। 1 एक कम 1 बराबर 7 एक कम 7, तो 1 बराबर 7। तो यहाँ पर क्या है, आर है, तो आर एक कम आर, आर का मान 7 हो जाएगा। समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे इसको हल करना है। देखते हैं यहाँ से क्या आएगा, आपका कर ली जाएगा। तो आर का मान क्या निकल के आएगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, समझ में आई ना बात, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। समझ में आया, देखते हैं, देखिए इसको डायरेक्ट यहीं से हम निकाल सकते हैं, ये इतना काटने पीटने की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए अच्छे से काट कर दिखाया जा रहा है, बात समझ में आई ना। तो आगे देखते हैं, अब आगे क्या निकालना है, हमें त्रिज्या दोनों मालूम हो चुका है और क्या निकालना है, बीच वलय का क्षेत्रफल। अब तो निकाल सकते हैं ना, ध्यानपूर्वक देखते हैं, ये करेंगे यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, वलय का क्षेत्रफल लिखते हैं, क्या नीचे लिख लेना, हाँ वलय का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखते हैं बड़े वृत्त का, ध्यानपूर्वक देखना, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन समझ में आया ना, वलय का क्षेत्रफल निकालना है, तो वलय का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बात समझ में आई ना। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल, और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वलय का क्षेत्रफल मिल जाएगा। समझ में आया ना क्वेश्चन। तो देख लेते हैं यहाँ से, ये वाला बराबर यहाँ पर, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है, आर ये वाला है, तो आर स्क्वायर होगा, माइनस छोटे वृत्त का पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रख लेते हैं 22/7 हो जाएगा, गुणे आर का मान क्या है, क्या है, बड़े वृत्त का आर क्या है, त्रिज्या 21। तो 21 गुणे 21 माइनस 22/7 गुणे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, 7 गुणे 7। इसी को क्या कर लेते हैं, हल काट पीट लेते हैं, जो कटता है हमारा 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 कट जाएगा, और 7 एक कम 7, 7 3 21 ये भी कट जाएगा। अब जो बच रहे हैं उसको गुणा करा लेते हैं हम, क्या आएगा, 3 दूनी 6, कलर चेंज कर लेते हैं हम, क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 गुणे 21। बात समझे ना, नीचे कुछ है नहीं, अब माइनस ये कट गया, ये कट, 7 दूनी 14 के 4 हासिल आएगा, 7 दूनी 14 14 1 15। अब इसको गुणा कर लेते हैं, यहाँ से क्या गुणा करना है, 66 को 21 से, 6 एक कम 6, 6 एक कम 6 2, 6 दूनी 12 2 हासिल आया 1, 6 दूनी 12 12 13। बात समझ में ना, 6 और 6 7 1 8, 8 1386 कितना आएगा आपका, 1386। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1386 माइनस 154। तो इसी में से क्या कर देना है आपको, यहाँ पर क्या किया गया था, घट गुणा ये आया। अब इसमें से क्या घटाना है हमें, 154। 6 से 4 जाएगा, तो देखिए यहाँ से घटाने कोई मतलब नहीं था, डायरेक्ट हम 6 से 4 यहीं से घटा सकते, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर घटा रहे हैं, ठीक। 6 से 4 जाएगा 2 आएगा, 8 से 5 जाएगा 3 आएगा, और 3 से 1 जाएगा 2 आएगा, और ये आएगा क्या, 12 32। तो यहाँ किससे क्या निकल के आएगा, 12
32 का मतलब 1232। और क्या है? वलय का क्षेत्रफल, इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्या निकालना है? वलय का क्षेत्रफल। और यूनिट किस में दिया गया? सेंटीमीटर में। भुजा सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो यही होगा क्या आपका, क्या हो जाएगा ये वाला आंसर। बात समझ में आई ना? और आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है? 1232 क्या था? 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट सही है। अब ये क्वेश्चन बेसब में क्वेश्चन पूछा गया था। बात समझे? अब देखते हैं कि सीजीएल में कैसे इसका क्वेश्चन पूछा गया। ध्यानपूर्वक देखना। सीजीएल में जो वलय का क्षेत्रफल कह रहा था, ये नहीं कह रहा था। यहाँ पर ये पूछ रहा था कि दोनों वृत्तों के बीच का अंतर का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दोनों बीच के अंतर का क्षेत्रफल तो बताएं। दोनों बीच के अंतर का क्षेत्रफल क्या होगा? अंतर का मतलब समझ रहे हैं ना? जितना अंतर बच जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतर कब आता? जब हमारे पास, जैसे इसके पास ज़्यादा हो, हमारे पास कम होता, वे तो अंतर निकाल सकते हैं ना। जैसे 10 रुपये हमारे पास है, 10 रुपये दूसरे दोस्त के साथ है, तो 10-10 में क्या अंतर आएगा? कुछ नहीं आएगा ना। तो बड़े वृत्त से छोटे वाले वृत्त के जब अंतर करेंगे, जो क्षेत्रफल बचता है उसी को वलय कहा जाता है। और वही वहाँ पर अंतर पूछ लेता है बस, और क्वेश्चन में चेंज कर दिया। वो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन बीएसएम में क्वेश्चन पूछा गया था। समझ में आई ना आपको? क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया जाता है, थोड़ा सा लैंग्वेज। अब जब आपको लैंग्वेज में समझ में आता है तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते। और ये क्या है? वलय का यहाँ पर के बीच दोनों वृत्तों के अंतर का क्षेत्रफल निकालना। अंतर का क्षेत्रफल, तो यहीं से हम अंतर कर देते, पाई कॉमन ले लेते, आपका आंसर आ जाता है। बात समझ में ना? यहाँ पर भी हम पाई कॉमन लेके हल कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसे हल किया, आपको समझ में आए ज़्यादा। बात समझ में ना? यहाँ पर हम पाई कॉमन ले लेते तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच जाता एक ब्रैकेट में। तो पाई का मान बाद में रख लेते 22/7, लेकिन हमने पाई का मान इसलिए कॉमन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास आर का मान और जो त्रिज्या का मान आया था ये थोड़ा सटीक आया था, कट सकता था पाई का मान, दो जहाज से हमने इसको काट दिया था। बात समझे ना? तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी करने के लिए हमने पाई कॉमन नहीं लिया, ठीक। लेकिन जब अंतर कहेगा तो पाई कॉमन ले सकते हैं। बात समझ, वहाँ पर आपका जल्द से जल्द हो सकता है आंसर, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, बी ऑप्शन इसका सही है, जो कि ये क्वेश्चन बीएसएम में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी के लैंग्वेज पर सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, ठीक। देखते हैं, उस समखष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5√3 सेंटीमीटर है। बात समझ में? क्या दिया गया है? भुजा दी गई है 5√3 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है? खष्टभुज का क्षेत्रफल। भुजा दिया गया है, खष्टभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो पहले समझते हैं कि खष्टभुज क्या होता है, ठीक। देखते हैं, आपके सामने खष्टभुज बनाना। खष्टभुज का मतलब जिसमें 6 भुजा होती हैं उसी को खष्टभुज कहते हैं। बात समझ में? जैसे देखते हैं, इसमें आगे बढ़ाते हैं, तो क्या इसमें एक विकर्ण ये होता है, दूसरा विकर्ण ये होता है, और इसमें तीसरा विकर्ण ये होता है। इसमें 3 विकर्ण होते हैं। बात समझ में आई ना? और 6 भुजा भी होता है। ध्यानपूर्वक देखना, एक एक चीज़ समझने का प्रयास करें। 6 भुजा होता कैसे? 1 2 3 4 5 6 भुजा, और 3 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण? 3 विकर्ण और 6 भुजा। और क्या होता है इसमें? इसमें 6 क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज 6 होते हैं। 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं इसमें। 6 कैसा? 6 देखिए कैसे, ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, ये वाला और ये वाला और ये वाला एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये इसी तरह सब है ना, इसी तरह सब है। तो इसका मतलब खष्टभुज में 6 समबाहु त्रिभुजों को मिलाकर खष्टभुज बनाया जाता है। बात समझे? 6 समबाहु त्रिभुज को मिलाकर खष्टभुज को बनाया जाता है, और जिसमें 6 भुजा होती हैं, 6 भुजा होती हैं, 3 विकर्ण होता है। बात समझ में आई ना? आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसका कुछ नामकरण हम कर लेते हैं पहले। ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, ये क्या है? सी, ये क्या है? डी, ये क्या है? ई, के ये क्या है? एफ।
और बीच वाला कुछ भी मान सकते हैं, ओ बीच वाला और मान लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ाते हैं इसका। उस समबाहु खष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? सम खष्टभुज, और सम का मतलब समबाहु हो जाएगा, बात समझ में ना, क्योंकि खष्टभुज समबाहु त्रिभुज से मिलाकर बनता है। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5√3 है। तो ये भुजा क्या है? ये भुजा का मान है, तो लिख लेते हैं भुजा क्या है? 5√3, 5√3, 5√3, 5√3, 5√3, 5√3। बात समझे? सभी 6 भुजाएं, 6 भुजा की क्या दी गई? 5√3 कि ये क्या है? भुजा। और क्या निकालना है हमें? खष्टभुज का क्षेत्रफल। देखते हैं हम खष्टभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हाँ, क्या है? सम षष्ठभुज, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। ध्यानपूर्वक देखना क्या होता है। बच्चे खष्टभुज का क्षेत्रफल याद करते, याद नहीं करना, देखते हैं कैसे निकालते। हमने इससे पहले क्या आपको बताया कि खष्टभुज समबाहु त्रिभुजों से मिलाकर बना होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज से मिलाकर बनाया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज को जब मिलाया गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मिलाया गया होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है? कुछ भी मान सकती है, भुजा x मान लेते हैं, नहीं भुजा ही लिख देते हैं, भुजा स्क्वायर। तो ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ ना। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। और ये कितने खष्टभुज, कितने समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है? 6 समबाहु त्रिभुज से खष्टभुज बनता। तो 6 से इसी में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? समखष्टभुज का क्षेत्रफल। बात समझे ना? इसी को थोड़ा सा हल कर देते, सूत्र तैयार। देखते हैं कैसे। 2 दूना 4, 2 ताई 6। इसी को क्या करते हैं बच्चे? रटते हैं, रटना नहीं है, ध्यानपूर्वक देखना इसको कैसे लाते हैं। 3√3/2 भुजा स्क्वायर। ये क्या है आपका? खष्टभुज का क्षेत्रफल। खष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 3√3/2 भुजा स्क्वायर। ये कहाँ से मिलकर आया? समबाहु त्रिभुज से जब निकाला गया, जो कि समबाहु त्रिभुज 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलाकर खष्टभुज बनाया जाता है। तो 6 से जब गुणा किया गया तो ये निकल गया, ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना था? इसमें क्या निकालना है? समभुज का क्षेत्रफल। इसका मतलब खष्टभुज का क्षेत्रफल। तो यहीं से निकाल लेते हैं। अब तो आपको आ ही जाएगा ना। देखते हैं कैसे। 3 है तो 3 लिखे रहने देते हैं, √3 है तो √3/2। भुजा का स्क्वायर कह रहा है, भुजा का स्क्वायर कह रहा है, तो भुजा कितनी दी गई? 5√3 है। तो लिख लेते गुणे 5√3 गुणे 5√3। होगा कि नहीं? होगा ना। अब इसी को क्या करना है? हल। ध्यानपूर्वक देखना, इसको कैसे हल करते हैं। कलम चेंज कर लेते हैं ध्यान से, क्योंकि ये चटक चल नहीं रहा, ठीक। स्याही इसकी खत्म हो चुकी है। देखते हैं आगे क्या आएगा। 2 से कुछ कटेगा नहीं, नहीं कटता तो छोड़ लेते, आगे बढ़ाते हैं। 3√3 गुणे ये 5 से ये 5 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 5 25 हो जाएगा। गुणे, ध्यानपूर्वक देखना, ध्यान से देखना। अब देखते हैं, और ये क्या आएगा? ये √3 से √3 जब गुणा कराते तो क्या आता है? ध्यान से देखते हैं कैसे। √3 गुणे √3 का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना। √3 गुणे √3, 3 रूट को क्या लिख सकते हैं? 1/2 और गुणे 3 की पावर 1/2। तो क्या आएगा? अब गुणा में आधारे देखते हैं, जब गुणा में बेस समान होता है तो घात क्या होता है? जुड़ जाता है। जिसको जोड़ लेते हैं। 1/2 का मतलब क्या हुआ? आधा ये मिलाकर 1 हो जाएगा ना। जैसे आधा सेब दिया जाए, आधा सेब और दिया जाए तो कितने सेब? 1 सेब। तो क्या आएगा? 1 और 3 देखना कैसे। और 1 ले लिया जाता है इसकी पावर से, 1 ले लिया जाता है ना। तो क्या आएगा? 3 की पावर 1 हो जाएगा। इसका मतलब 3 आपका आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आई ना? कैसे, ध्यान से देखना। तो 3√3 का जब गुणा कराते हैं तो क्या आता है? 3 आता है, ठीक, 3 आता है। अब आगे देखते हैं हम क्या आएगा हमारा। अब क्या बच रहा है हमारा यहाँ से? 25 गुणे √3 3, तो 3 त्रिका 9 यहाँ से गुणा करा लेते हैं और 9 को 25 से गुणा करा लेते हैं। आपका आंसर बराबर √3 गुणे 25 गुणे 9, तो गुणा यहाँ पर कराते हैं। 25 अट्ठे 200 होता है और एक और बच रहा है, तो इसका होता है 225। आपका आंसर क्या आएगा? 225 और साथ में क्या है? √3। 25 9 225 और साथ में √3 भी है, तो ये क्या आया है? समखष्टभुज का क्षेत्रफल। और सेंटीमीटर में रहेगा ना, क्या कह रहा है? किसमें? सेंटीमीटर में दिया गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही होगा क्या? आपका आंसर। बात समझ में आई ना? यही होगा क्या? आपका आंसर। क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस ध्यान पूर्वक इसको समझना है। तो आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है? क्या था आपका ऑप्शन? 225√3, यही तो है ना। और ये साथ में क्या? नीचे 2 भी है ना, ध्यानपूर्वक देखना, अभी गलत हो जाता। साथ में नीचे 2 भी तो है, तो इसको साथ में नीचे 2 भी लिख लेना है आपको, ये वाला 2। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या आया था? 3 त्रिका 9 गुणे 25 गुणे √3/2 बराबर 25 का जब 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 225 √3/2। आपका आंसर ये होगा। बात समझ में आई ना? तो ये आपका यूनिट किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा क्या? आपका आंसर। ठीक, आपके ऑप्शन में कहाँ पर सही है? बी ऑप्शन इसका सही है। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं का मतलब एक ऑप्शन सही है ना, तो आप बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 225 √3/2। बात समझ में आई ना? ये भी क्वेश्चन बीएसएफ में, एसएससी जीडी में इस तरह के लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस आदत चेंज कर देता है। बस बीएसएफ में ये आदत है तो एसएससी जीडी में दूसरा आदत लिख के दे देगा। बात समझ में ना? कुछ करना नहीं। अब एसएससी सीजीएल में, इसी से सीजीएल में भी एक क्वेश्चन बनता है। इससे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे कि सीजीएल में किस तरह का क्वेश्चन खष्टभुज से बनता है। ध्यानपूर्वक देखना, अंतर देखिए कि एसएससी जीडी बीएसएफ में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और सीजीएल में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ध्यानपूर्वक देखते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखना। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले खष्टभुज पर हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था, ये भी एक खष्टभुज पर है। अब देखना है कि खष्टभुज से किस लैंग्वेज में एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जाता है और किस लैंग्वेज में बीएसएफ, एसएससी जीडी और जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें किस लैंग्वेज में पूछा जाता है। बात ध्यान से देखना है। इससे पहले हमने जो बताया वो एसएससी जीडी, बीएसएफ, अदर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। किस डेट में? डेट नहीं लिखा गया, ठीक। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया लेकिन डेट नहीं मालूम, डेट लिखा नहीं गया इसमें, किस डेट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं आगे, इसको पढ़ते हैं। क्या दिया गया? ABCDEF क्या है? ABCDEF एक समखष्टभुज है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना, लैंग्वेज का मतलब समझना। समखष्टभुज है, खष्टभुज की भुजा 18 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है? एक खष्टभुज का दिया गया है क्या? भुजा। देखते हैं, एक ABCDEF एक समखष्टभुज है और खष्टभुज की भुजा 18 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ पर समखष्टभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछता है। अब ध्यान पूर्वक हम इसको क्या करते हैं? समझते हैं। पहले क्या बना लेते हैं? खष्टभुज। सभी तो आपको समझ में आएगा ना, ध्यानपूर्वक देखना। ये क्या है आपका? खष्टभुज। खष्टभुज है, ध्यानपूर्वक देखना।
अब खष्टभुज में केंद्र भी होता है, विकर्ण भी होता है ना। इसको हम इससे नहीं, अलग कलर से बनाते हैं ना, ये वाले से। ये एक विकर्ण है, ये भी एक विकर्ण है, और ये भी एक विकर्ण है, और एक केंद्र होता है। बात समझ में आई ना बात? आइए देखते हैं। 6 भुजा होता है, 3 विकर्ण होता है, एक केंद्र होता है, और क्या 6 भुजा होता है, ठीक। और समबाहु त्रिभुज कितने होते? 6 होता। 6 समबाहु त्रिभुज होता है, ध्यानपूर्वक देखना। अब क्या करना है, कुछ इसका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण A B C D E और F। क्यों? क्योंकि दिया गया है A B C D E F एक समखष्टभुज है, तो A B C D E F एक खष्टभुज है। देख समझ में है ना। अब ये जो बीच वाला है इसको O मान लेते हैं, समझ में है ना। तो ये क्या है, खष्टभुज है। अब क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज ABC का मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा है ना आपको, क्या निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का मतलब हुआ इसका क्षेत्रफल, ध्यान से देखना, इस त्रिभुज का, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, इस त्रिभुज का। इसका मतलब ये वाले त्रिभुज का, समझ में ना। ये जो काट के यहाँ पर निकाल लिया गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। और ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है ना। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज को 6 कैसे 6 समबाहु त्रिभुजों को मिलाया गया तो खष्टभुज का निर्माण होता है। तो ये क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। इसका मतलब त्रिभुज ABC का मतलब, समझ में ना। देखते ABC, सी समझ में आ रहा है ना। देखो ABO भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया कि ABC का क्षेत्रफल, समझ में आया ना बात। तो ये इसका निकालना A B और C का क्षेत्रफल। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु, ये सब समबाहु त्रिभुज। और कितने समबाहु त्रिभुज है, नामकरण कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 समबाहु त्रिभुज हैं। बात समझ में ना। और 6 समबाहु त्रिभुज से और खष्टभुज से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कुछ समझ में आ रहा है ना, ध्यानपूर्वक देखना। जैसे आप बताएं कि 1 और 1/2 का मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। 1 और 1/2 का मतलब क्या होता है, कुछ समझ में आ रहा है ना। 1 और 1/2 का मतलब क्या होता है, एक तो 1 सेब, और 1/2 का मतलब 1 सेब का आधा। 1/2 का मतलब 1 सेब का आधा। तो ये क्या है, आधा है। तो ये 2 क्या है, 1/2। ये नीचे जो 2 लिखा है, इसका मतलब 1 सेब को 2 भाग में करना है। तो 1 सेब में 2 भाग किया गया तो 1/2 निकल के आता है, समझ में ना। तो वैसे ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना। तो कितने समबाहु त्रिभुज हैं, खष्टभुज में कितने समबाहु त्रिभुज होते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं। और 6 समबाहु त्रिभुजों से एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या मतलब हो रहा है कि जो 6 समबाहु त्रिभुज हैं, उसी 6 समबाहु त्रिभुज से खष्टभुज समबाहु त्रिभुज को क्या करना, भाग कर देना। बात समझ में आई ना बात आपको। कैसे, मान लेते हैं ये क्या है, एक खष्टभुज का क्षेत्रफल है। ये क्या है, खष्टभुज का क्षेत्रफल है। और इसी को क्या करना है, ये खष्टभुज का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज। इसमें कितने, 6 समबाहु त्रिभुज हैं, और हमें एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो 6 में से एक त्रिभुज निकाल सकते हैं ना। तो 1/6 से खष्टभुज का क्षेत्रफल में गुणा कर देंगे तो हमारा ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 6 में से एक निकालना है। बात समझ में आया ना क्वेश्चन। तो देखते हैं आगे। हाँ, क्या दिया गया है इसमें, और क्या दिया गया, भुजा दी गई है ना आपको। तो भुजा क्या है, 18, ये भी 18, ये भी 18। बात समझ में आ रही है, ध्यानपूर्वक देखना। ये भी 18 और ये भी 18, ये भी 18 और ये भी 18, ये भी 18। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुजों का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होता है, तीनों भुजाएं बराबर होता है। इसका विकर्ण क्या होगा, 18 दूना 36, 36 विकर्ण हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है ना बात। आगे देखते हैं क्या निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ से हम निकालते हैं। अब हम त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल। आगे देख लेते हैं। हाँ, क्या निकालना है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हाँ, तो क्या निकालना है? खष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। खष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। क्या होता है? 6 गुणे, ये 6 क्या है? 6 समबाहु त्रिभुज, 6 समबाहु त्रिभुज। और खष्टभुज का क्षेत्र 6 समबाहु और 1 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4। और क्या? भुजा स्क्वायर। कुछ समझ में आया आपके? पल्ले कुछ पढ़ रहा है ना, ध्यानपूर्वक देखना है। अब ये क्या आया है, ध्यान से, ये इतना आया। अब इसी में क्या करना है? ये तो क्या है? खष्टभुज का क्षेत्रफल है ना, इसी को हल कर लेते थोड़ा सा आगे। हाँ, हल कर लेते, अभी ना हल करते हैं क्योंकि आगे देख लेते, हो सकता है सरल हो जाएगा। ठीक, गुणे। अब क्या करना है? क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो हमने अभी क्या बताया था? 1/6 से गुणा। तो 1/6 से गुणा, इसका मतलब 6 से भाग कर देना है बस। इन संख्याओं को 6 से भाग। तो देखते हैं कैसे। तो 6 गुणे √3/4, फिर गुणे भुजा क्या दिया गया? 18 सेंटीमीटर। तो 18 को वर्ग लिख लेते हैं। 18 गुणे 18 गुणे 1/6। ध्यानपूर्वक देखना, ये कुछ ना कुछ कट सकता है ना। तो क्या इसके नीचे 1 मान सकते हैं ना? ये 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, सब काट पीट देते हैं, कुछ ना कुछ तो कट जाएगा। काटते हैं, देखते हैं। 6 कम 6 और 6 कम 6, काम खत्म। अब क्या बच रहा है? ध्यानपूर्वक देखना। हाँ, ये अब ये कट जाएगा ना, 4 से काट लेते हैं। 2 दूना 4 और 2 नवा 18, कट जाएगा ना। 2 दूना 4 और 2 नवा 18। अब आगे देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। यहाँ से क्या बच रहा है? अब 2 है, ये भी कट जाएगा। और 2 1 कम 2, 2 नवा 18, समझ में आई ना बात? और 9 नवा 81, √3 बच रहा है बस। 9 गुणे 9 और √3, नीचे कुछ है नहीं। क्यों? कैसे? ध्यान देखना। 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 और 2 नवा 18, ये खत्म। 2 बच रहा। 2 1 कम 2 और 2 नवा 18, सबका काम खत्म। तो क्या बच रहा है? कलर चेंज कर लेते हैं ना, क्योंकि इससे हमने काटा है। और जो लिखना है इससे लिखते हैं। क्या आएगा? √3 गुणे 9 गुणे 9। और क्या निकालना था? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ना, तो हो जाएगा आपका आंसर। अब 9 9 81 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था ना, 9 9 81 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो जाएगा क्या आपका आंसर, जो कि ये क्वेश्चन SSC CGL में एग्जाम में पूछा गया था। और आपके ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, सी ऑप्शन है 27 √3, बी ऑप्शन है 81 √3 और ए ऑप्शन है 486 √3। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट सही है। समझ में आया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। खष्टभुज का क्षेत्रफल कहता तो 6 से भाग नहीं करना है। तो एक ध्यानपूर्वक देखना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा तो 6 से भाग कर देना। ठीक, खष्टभुज का क्षेत्रफल को 6 से भाग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक त्रिभुज का। तो ये हो चुका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्वेश्चन में क्या करना है और क्वेश्चनों का मतलब समझना कि क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्या निकालना, ध्यान से देखना है। एक वृत्त एक आयत के, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। एक वृत्त एक आयत के परिगत है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि आयत का क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का परिमाप सेंटीमीटर में है। कुछ समझ में आया ना? क्या निकालना है? वृत्त का परिमाप निकालना। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है बताएं? वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिधि को ही परिमाप कहा जाता है। बात समझ में ना? वृत्त का परिधि जो होता है वही परिमाप कहलाता है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2
2πr यही परिमाप है और यही आपका परिधि भी है। बात समझ में ना। तो 2πr, अब परिमाप निकालने के लिए किसका उपयोग करना है हमें, किस चीज़ का हमें आवश्यकता है, आर का मान ना, क्योंकि 2π का मान 22/7 गुणे आर का मान हमें नहीं मालूम, तो हमें आर का मान निकालना पड़ेगा। बात समझिए ना। तो आर का मान कहाँ से मिलेगा, अब ध्यान से देखते हैं हम। क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या निकालना है, आर का मान, और आर का मान निकल जाएगा तो परिमाप हम निकाल सकते हैं। आगे देख लेते हैं। एक वृत्त के एक आयत के परिगत है, तो क्वेश्चन समझ में आया ना क्या कह रहा है, ध्यान से फिर से देखते हैं। एक वृत्त एक आयत के परिगत, जो वृत्त है आयत के परिगत है। बात समझे ना। परिगत का मतलब ये होता है आयत के बाहर वृत्त है। परिगत वृत्त के आयत के परिगत में है। देखते हैं कैसे फिगर इसका बनेगा, ध्यान से देखना। क्या आएगा, पहले क्या कह रहा है, आयत के परिगत। यहाँ से ध्यान से देखना, ये वाला आयत के परिगत। तो पहले आयत बना लेते हैं, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ना, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन भी लगाना है ना हमें। ये क्या है आपका आयत। तो आयत के परिगत क्या है, एक वृत्त है। तो वृत्त परिगत का मतलब क्या होता है, जो शीर्ष को छूती हुई जाती है। सही से बन नहीं रहा ना, तो इसको हम सही से बना लेते हैं। समझ में आ रहा ना बात, ये आपका होगा ठीक। इसका मतलब वृत्त के अंदर आयत रहेगा ठीक। देखते हैं क्या दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया, जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। तो ये भुजाएं किसका होगा, आयत का होगा ना। तो आयत का भुजा, और आयत का भुजा क्या दिया गया है, 3:2। 3:2 क्या है, आयत का भुजा। तो हमें तो भुजा नहीं मालूम है ना, क्यों, क्योंकि जो 3:2 आया है ये एक भुजा से आया था। बात समझ में। जैसे 4:6 है, ये मान लेते एक भुजा है और ये भी एक भुजा है, और जब इसको काटा गया 2 दूना 4 2 ताई 6, जब इसको अनुपात में बनाया गया 2:3 जब बनाया गया, और अनुपात कब बनता है, 4/6 जब किया जाता है। 2 दूना 4 2 ताई 6, 2/3 का मतलब 2:3। समझ में आई ना बात। तो ये जब अनुपात में लाया गया तो ये किससे आया था, 4 से और 6 से। तो ये 4 क्या था, भुजा, ये 6 क्या था, भुजा, और ये 2:3 क्या है, अनुपात में है ना। तो ये किससे आया, 4 से, ये किससे आया, 6 से। तो यही 4 और 6 में पता करना, यही 4 और यही 6 पता हो जाएगा तो हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं आंसर। बात समझ में ना। तो जब हमें पता नहीं है तो कुछ ना कुछ मान लेते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, तो ये क्या है, आयत का भुजा का अनुपात है, तो कुछ ना कुछ मान लेते हैं हम। क्या है, 3x, जो कटा है उसको x माना तो क्या बचा 3, और जो कटा x, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा 3x, और ये क्या हो जाएगा 2x। अब अनुपात नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये अब हमारा भुजा है, ये अब हमारा भुजा होगा। बात समझ में ना, ये हमारा भुजा और ये हमारा भुजा। अब आगे देख लेते क्या दिया गया, तो लिख लेते 3x 2x यहाँ पर आयत में, कुछ वहाँ पर ना लिखे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें छोटा सा बना है तो समझ में नहीं आएगा। आगे देख लेते हैं। हाँ, क्या दिया गया, यदि आयत का छेदफल दिया गया, तो ये तो भुजा मालूम हुआ ना, 3x भुजा 2x भुजा, तो इसका छेदफल और आयत का छेदफल बराबर कर देंगे तो भुजा हमारा मालूम हो जाएगा, रियल भुजा हमें मालूम हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर बात करना है क्या चीज़, अब आयत का छेदफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर
ये लिखते हैं। ठीक, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल दिया गया है ना 600। और आपका क्षेत्रफल क्या होता है? हमारा क्षेत्रफल ये होगा ना, क्योंकि इसको हमने माना है ना, तो क्या आएगा 3x गुणे 2x बराबर ये वाला 600 यहाँ पर ले आते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6x स्क्वायर, 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर 600। क्या यह कुछ कटेगा? हाँ कट जाएगा, काट लेते हैं। क्या आएगा? 6 कम 6, 6 कम 6, 6 शून्य शून्य, 6 शून्य शून्य। तो ये क्या निकल के आएगा? x स्क्वायर बराबर 100। तो x बराबर क्या निकल के आएगा? रूट के अंदर जाएगा 100, तो x बराबर क्या निकल के आएगा? 10। तो ये क्या x क्या है? भुजा, लेकिन टोटल भुजा नहीं है, ये रियल भुजा नहीं। रियल भुजा कौन सा? 3x था, तो 3x था, तो यहाँ पर भुजा हम रख सकते हैं ना। तो क्या आएगा? जब 3x हम रखेंगे यहाँ पर, 3x में 10, 10 तेईस 30, और जब यहाँ पर रखेंगे 10 दूना 20। रियल आपका भुजा रियल 20 30 है और 20 है, और इसी को जब काटा गया तो 3:2 में आया था। बात समझ में आई ना? तो रियल आपका भुजा क्या होगा? 30 होगा, उसके बाद 20 भी होगा। अब हमें क्या निकालना है? अब ध्यानपूर्वक देखते हैं। यहाँ से हमें आयत की भुजा मालूम हो चुकी है, ठीक। और हमें क्या निकालना है? वृत्त का परिमाप। और वृत्त का परिमाप निकालने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। और त्रिज्या की आवश्यकता लेने के लिए क्या, कैसे निकालना है त्रिज्या? क्या वृत्त में जो आयत बना है इसका परिध हम बना सकते हैं ना? परिध नहीं, विकर्ण, विकर्ण बना सकते हैं ना। ये क्या है आपका? विकर्ण। और यही विकर्ण वृत्त का क्या हो जाएगा? ये आयत का विकर्ण है। ध्यान से देखना, ये आयत का विकर्ण है, लेकिन वृत्त का क्या है? वृत्त का क्या है? व्यास होगा। आयत का विकर्ण और वृत्त का व्यास होगा, तो आयत का विकर्ण निकाल लेंगे तो वृत्त का व्यास हमें मालूम हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं कैसे। अब ये कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, ठीक। और जो कि किससे? समकोण त्रिभुज से। देखते हैं इसको। तो क्या होता है? कर्ण बराबर लंब और आधार, कुछ भी होता है लिख लेते हैं। 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कर्ण। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, और 90 अंश के सामने वाली रेखा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का मान हमें नहीं मालूम, तो k का स्क्वायर बराबर 30 का वर्ग 900 और 20 का वर्ग 400। जब k का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? 9 4 10 10 3 1300। और जब ये स्क्वायर है, और जब k का मान निकालेंगे तो रूट के अंदर जाएगा 1300। और जब k का मान निकालेंगे तो रूट के अंदर 100 गुणे 13 लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखना है। और k का मान क्या आएगा? 100 का वर्गमूल 10 रूट 13, सॉरी हाँ 13 ना, हाँ 10 रूट 13। k का मान क्या आया? 10 रूट 13। तो कर्ण का मान क्या आया? 10 रूट 13। तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 रूट 13। बात समझ में ना? तो आयत का विकर्ण 10 रूट 13 और वृत्त का व्यास 10 रूट 13। समझ में आया? और क्या निकालना है? वृत्त का परिमाप। तो देख लेते हैं आगे। अब इसको थोड़ा यहाँ पर कर देते हैं, ठीक। इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, ठीक। ये जो क्षेत्रफल लिखा है यहाँ से, वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल था ना, नहीं आयत का क्षेत्रफल था ना, सॉरी फिर से लिख देते हैं। क्या था ये? आयत का क्षेत्रफल बराबर 600, ठीक। अब जगह हो जाएगा, ठीक। जगह के वजह से इसको मिटा के हमने फिर से लिखा है। अब इस डिब्बे में देखना आंसर आपका क्या निकालना है? वृत्त का परिमाप, वृत्त का, हाँ क्या निकालना है? परिमाप, ठीक। ध्यानपूर्वक देखना, एक एक चीज हम लिख कर बता रहे हैं। हमें परिमाप निकालना, हम डायरेक्ट निकाल के रख देते,
समझ में नहीं आता आपको, लेकिन एक एक चीज़ आपको लिख कर बताया जा रहा है। ठीक, ध्यान से देखना है। वृत्त का परिमाप होता है क्या? अब परिमाप का मतलब क्या होता है? परिध। अब वृत्त का परिध क्या होता है? 2πr। ठीक, और हमें यहाँ से क्या मिला है? वृत्त का व्यास आपको मालूम है ना? कहाँ पर लिख दिया जाए आपका व्यास? यहाँ पर व्यास बराबर क्या आया है? 10√13। समझ में है ना बात? यहाँ पर ना लिखे ना, नहीं तो आपको समझ नहीं। यहाँ पर लिख देते हैं व्यास बराबर 10√13। ये क्या है? आपका व्यास है, ये जो डिब्बे में लिखा गया है। ठीक, अब वृत्त का व्यास हमें मालूम है तो क्या त्रिज्या मालूम हो जाएगा ना? क्यों? क्योंकि व्यास क्या होता है? व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है और त्रिज्या का 2 गुना ही व्यास कहलाता है। तो व्यास क्या होता है? क्या होता है? 2r। व्यास क्या होता है? 2r ना। हाँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं ना 2r बराबर 2r बराबर 10√13। अब हमें क्या निकालना? 2r इसमें भी तो है ना, इसका मतलब r का मान ना निकल, डायरेक्ट हम व्यास ही इसमें रख सकते हैं। तो रख लेते हैं व्यास 2 और r के स्थान पर। देखते हैं, क्योंकि व्यास क्या होता है? 2r होता है। 2 और r के स्थान पर 10√13 गुणे, और ये साथ में पाई बच रहा है। और क्या आपके ऑप्शन में देखना है, क्या ऑप्शन में कहीं पर पाई है? हाँ, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, और इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन इसमें से कोई नहीं दे कह रहा है, और सी ऑप्शन है 10√π13 है, अब 20π13 है, ये क्या 15π13 है। तो सब में तो पाई है लेकिन एक में पाई नहीं, तो इसका तो इनमें से कोई नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन कैसा, कौन सा सही हो सकता है। तो क्या आएगा? इसको इधर उधर कुछ कर सकते हैं ना। क्या आएगा? 10π गुणे में √13। 10π गुणे में √13। क्या ये ऑप्शन है इसमें? 10π√13 हाँ है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं सही रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। और क्या निकालना था? वृत्त का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, तो सेंटीमीटर। समझ में ना? तो यही होगा क्या आपका आंसर। ठीक, और आपके ऑप्शन में कहाँ पर सही है? 10π√13, जो कि सी ऑप्शन इसका सही करेक्ट है। ठीक, तो क्वेश्चन हो चुका। क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, बस आपके समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या निकालना है। जैसे कोई अनुपात दिया होता है तो वो अनुपात जो आता है किसी न किसी एक संख्या से कट कर आती है। समझ में ना? क्यों? क्योंकि अनुपात में कब आता है? जब उसको काटा जाता है, और काटा कब जाता है? बटे का निशान लगाया जाता है या भाग का निशान लगाया जाता है, तभी उसको हम अनुपात में बना लेते हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ अनुपात में रख लेते हैं। क्यों? अनुपात में ऐसे नहीं ला सकते। जब तक आप उसको काटेंगे नहीं, जब तक अनुपात में आएगा नहीं। और जब काटेंगे तो बटा लगाना पड़ेगा, और जब बटा लगाएंगे तो अनुपात भी लगाना पड़ेगा आपको। समझ में बात? तो ये हो चुका है। तो क्वेश्चन हो चुके हैं, आपके ऑप्शन हो चुका है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था किसमें? लिखा नहीं गया। ठीक, बल्कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसमें? ये क्वेश्चन एसएससी जीडी या बीएसएफ में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, क्योंकि जो ये क्वेश्चन बनाया है इसको छापा नहीं है। ठीक, इसमें लिखा नहीं गया कि किसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये बीएसएफ एसएससी जीडी में ही से पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल में भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन हो चुका है, आंसर भी आ चुका है। तो काफ़ी समय हो चुका है दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब 3-4 दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर एंजॉय के साथ सिखाने का प्रयास कराया जाता है, ना कि पढ़ाने का। एक एक चीज़ आपको बताया जाता है।
हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि हम आपको इतनी देर से इसको बोल बोल चिल्ला चिल्ला कर बताया करें। क्यों? क्योंकि आपको सिखाना है, तब हम चिल्ला रहे हैं, तब हम आपको चिल्ला कर बता रहे हैं। और सिखाना नहीं होता, सिर्फ पढ़ाना होता तो डायरेक्ट हम आंसर दे देते, हो गया, आपको समझ में आना है। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है, आपको सिखाना हमारा मकसद है। बात समझ में ना? तो इसीलिए आपको एक एक चीज़ आपको बताया जाता है। और जब आप सीखने का प्रयास करेंगे, चाहे जो एग्ज़ाम हो, आप तुरंत उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। बस सीखने का प्रयास करो, बस पढ़ने का नहीं, सीखने का प्रयास करो कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, क्वेश्चन किस लैंग्वेज में है। बात समझ में ना? और किस तरह से हल किया जाए कि जल्द से जल्द लगाया जाए। अब इसको हम जल्द से जल्द लगा सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें क्या है, लॉन्ग, ये लॉन्ग नहीं है, ये लॉन्ग हमें पता चुका, लॉन्ग में पता है। अब शॉर्ट इसको कर सकते हैं ना, शॉर्ट इसको हम बना सकते हैं। अब डायरेक्ट ये जो हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाया था, ये लगाने कोई मतलब ही नहीं था। डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल के रख सकते थे। हमें पता ये कर्ण है और हमें सूत्र भी याद है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर दोनों वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो हमें पता है ना। तो 30 को वर्ग 20 को वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल निकाल लेते आंसर। ये सब लिखने कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आपको पता रहेगा तब ऐसा काम करोगे ना। तो इसीलिए सीखने का प्रयास करें। यहाँ पर आपको एंजॉय के साथ सिखाया जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ बताया जाता है कि क्या इसमें किया जा रहा है। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, काफ़ी समय चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब हम फिर से आपको कह रहे हैं। काफ़ी चैप्टर पढ़ा चुके हैं, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट से जाकर चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं। बात समझ में आई ना बात? और कल से बात करेंगे हम 3 विमीय आकृतियों पर। अभी तक का हमने बात किया था 2 विमीय आकृतियाँ, इसका मतलब क्षेत्रफल, भुजा, परिमाप, वृत्त, आयत, इसका सबका बात किया था। कल से बात करेंगे आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन। बात समझ में आई? तो किस तरह के क्वेश्चन आयतन से बनते हैं वो हम कल से देखेंगे। ठीक, और ये जो कि आज 21वां वीडियो था, 20 वीडियो क्षेत्र मिति मेंसुरेशन का हम डाल चुके हैं, और आज ये 21वां वीडियो। क्योंकि ज़्यादा वीडियो इसलिए हो चुका है क्योंकि आपको अच्छे से बताया जा रहा है, अच्छे से बेसिक समझाया गया था पीछे बेसिक्स में समझाने के लिए इतना वीडियो हो चुका है। तो आपको वीडियो नहीं देखनी है कि कितने वीडियो हैं, ज़्यादा वीडियो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा वीडियो से नहीं, आपको एक दिन में 2-3 वीडियो देखते रहो, बस, कुछ है नहीं है। बात समझ में ना? तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।